दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तेजस मार्क टू के लिए मिट्योर मिसाइल एक सिंपल और सेफ चॉइस है, तो शायद आप सिर्फ सरफेस लेवल की नैरेटिव को देख रहे हो, क्योंकि असल में यह डिसीजन भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस इकोसिस्टम के कोर को इम्पैक्ट करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारे वीडियो एक सिंगल टॉपिक इन डेप्थ एनालिसिस टाइप का वीडियो होने वाला है, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या तेजस मार्क टू के लिए मिट्योर मिसाइल सही चॉइस होने वाला है या फिर भारत को अस्त्र मिसाइल फैमिली पर ही फोकस करना चाहिए। अभी काफ़ी जगह पर यह बोला जा रहा है कि मिट्योर मिसाइल एक प्रूवन और बेस्ट इन क्लास बीवीआर मिसाइल है, जो कि काफ़ी हद तक सही बात है। लेकिन जब बात आती है इसको तेजस मार्क टू के साथ इंटीग्रेट करने का, तो काफ़ी सारे सवाल सामने आने वाले हैं। और जब हम इसको टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल एंगल से एनालाइज करते हैं तो पिक्चर काफ़ी अलग निकल कर सामने आती है। सबसे पहले अगर मिट्योर मिसाइल को समझने की कोशिश करें तो ये एक हाईली कैपेबल रैमजेट पावर बीवीआर मिसाइल है, जो कि सस्टेन थ्रस्ट को प्रोवाइड करता है और इस वजह से इसका नो एस्केप जोन बाकी किसी भी मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी इसका एंगेजमेंट रेंज जनरली 100 से 200 किलोमीटर के बीच बताया जाता है, डिपेंडिंग ऑन लॉन्च कंडीशन, और ये अभी रफाल यूरोफाइटर जैसे प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सिर्फ एक मिसाइल की कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, लेकिन उस मिसाइल को किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने के चैलेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होने वाला है। अब अगर तेजस मार्क टू की बात करें तो ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं होने वाला है, बल्कि भारत का पूरा इंडिजिनस इकोसिस्टम होने वाला है, जिसमें 80% से ज्यादा लोकल कंटेंट का इस्तेमाल करके इसको डेवलप किया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उत्तम ऐसा रडार होने वाला है। अभी उत्तम ऐसा रडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ट्रांसमिट और रिसीव मॉडल के साथ आने वाला है, जो कि बेहतर डिटेक्शन रेंज, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका पूरा सोर्स कोड और कंट्रोल भारत के पास है, मतलब इसमें किसी भी तरह की फॉरेन रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। और यहीं पर मिट्योर मिसाइल का इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर किसी भी बीवीआर मिसाइल को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है तो फाइटर जेट के रडार और मिसाइल के बीच डीप लेवल की डाटा लिंक इंटीग्रेशन जरूरी होता है, जहां पर मिड कोर्स गाइडेंस और रियल टाइम टारगेट अपडेट होता रहता है। लेकिन मिट्योर के केस में एमबीडीए अपने मिसाइल की कोर एल्गोरिथम और सीकर रिलेटेड डाटा को शेयर नहीं करता है, और इस वजह से जो सोल्यूशन ऑफर किया जाता है वो ब्लैक बॉक्स सोल्यूशन होता है। लेकिन ये सोल्यूशन उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना दिखाया जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कि आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आप मिसाइल को फुली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। इस वजह से उत्तम ऐसा रडार की फुल कैपेबिलिटी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, या फिर मिट्योर मिसाइल का फुल कैपेबिलिटी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, और मिसाइल का एक्चुअल परफॉर्मेंस भी थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे इसका रेंज और नो एस्केप जोन पर थोड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम ये कि फ्रांस मिट्योर मिसाइल को किसी भी नॉन यूरोपियन रडार के साथ इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन नहीं देता है, तो वो उत्तम ऐसा रडार के साथ ही परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और बड़ा इशू डिपेंडेंसी होने वाला है। अगर मिट्योर को इंटीग्रेट किया जाता है तो हर एक सॉफ्टवेयर अपडेट, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट और अपग्रेड के लिए या अपडेट के लिए हमको एमबीडी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर बीच में हम हमारी उत्तम ऐसा रडार में कोई नई डाटा अपडेट करते हैं तो उस हिसाब से मिट्योर मिसाइल को फिर से अपडेट करने के लिए हमें फ्रांस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और यही डिपेंडेंसी वॉर टाइम सिनारियो में एक मेजर वल्नरेबिलिटी बन सकती है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और भारत हर वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करता है। ऐसे में अगर फ्यूचर में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आती है तो कोई गारंटी नहीं है कि यूरोप भारत को अनइंटरप्टेड सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा, और अगर मिसाइल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉम्बैट रेडीनेस के ऊपर पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अगर अस्त्र फैमिली की बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडिजिनस प्रोग्राम होने वाला है, जहां डीआरडीओ के पास इसका फुल कंट्रोल होता है। अस्त्र मार्क 1 का रेंज अभी लगभग 160 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा रहा है, और अस्त्र मार्क 2 का रेंज जो कि पहले 160 के आसपास होने वाला था वो अभी 240 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, जो कि मिट्योर मिसाइल से भी ज़्यादा होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी अस्त्र मार्क 3 का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ये अभी टेस्टिंग फेज में है और इसका टारगेटेड रेंज 300 से 350 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। इसके अलावा इसका स्पेसिफिक इंपल्स भी मिट्योर मिसाइल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, जो कि एंड गेम एनर्जी और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली बेहतर करने वाला है।
सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अस्त्र मार्क 3 भी मिट्योर जैसा रैमजेट बेस्ड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन बिना किसी फॉरेन रेस्ट्रिक्शन के, और ये परफॉर्मेंस के मामले में मिट्योर को पीछे छोड़ने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास अभी 2 ऐसे मिसाइल हैं जो कि मिट्योर मिसाइल के लेवल और उससे बेहतर परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकते हैं। तो इनको छोड़कर एक फॉरेन इंपोर्टेड मिसाइल के ऊपर फोकस करना, जिसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी लिमिटेड है, एक आइडियल चॉइस नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला है कि अस्त्र के केस में भारत के पास पूरा कंट्रोल होता है, मतलब रडार के साथ डीप इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और अगर जंग जैसे हालात में हमें दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट की वल्नरेबिलिटी का पता चलता है और उस हिसाब से हमारी रडार को और मिसाइल को अपडेट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पर कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो वो आराम से पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मिट्योर के केस में वो इतना जल्दी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम रडार को तो अपडेट कर देंगे, लेकिन मिसाइल को अपडेट करने के लिए हमें फ्रांस के साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर कॉस्ट और इकोनॉमिक एंगल से देखा जाए तो मिट्योर मिसाइल का कॉस्ट अस्त्र के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट डिफेंस बजट के ऊपर पड़ने वाली है। एवरेज के तौर पर मिट्योर मिसाइल का कॉस्ट अस्त्र के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा है, जबकि अस्त्र का प्रोडक्शन भारत में होता है, इसलिए इसका कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में रहता है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करता है। लॉन्ग टर्म में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बूस्ट करने वाला है। इस वजह से अस्त्र इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करना भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों पर्सपेक्टिव से बेहतर चॉइस होने वाला है। इसके साथ ही एक और क्रिटिकल फैक्टर है टाइमलाइन। तेजस मार्क 2 पहले ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट चैलेंज सामने आ रहे हैं। अगर इसमें मिट्योर इंटीग्रेशन ऐड किया जाता है तो एडिशनल टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन की जरूरत पड़ने वाली है, और ये प्रोग्राम थोड़ा और डिले होने का उम्मीद आप कर सकते हैं। जबकि अस्त्र इंटीग्रेशन रिलेटिवली स्मूथर होने वाला है, क्योंकि दोनों सिस्टम इंडिजिनस हैं और कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर होने वाला है। इस वजह से डेवलपमेंट टाइमलाइन भी कंट्रोल में रहने वाला है। अभी के लिए तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन में आने में अभी मिनिमम 4 से 5 साल लगने वाले हैं, और तब तक अस्त्र मार्क 2 वैसे भी प्रोडक्शन में एंटर कर चुका होगा, और उसके 1-2 साल के अंदर ही अस्त्र मार्क 3 भी प्रोडक्शन में आ जाएगा। यानी कि जब तक हम एक डिसेंट अमाउंट में तेजस मार्क 2 को ऑपरेट करेंगे, तब तक हमारे पास 2 ऐसे इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल मौजूद होंगे जो मिट्योर से बेहतर रेंज को डिलीवर कर सकते हैं। अब अगर स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन की बात करें तो भारत के पास पहले से रफाल फ्लीट मौजूद है, और अभी हम एडिशनल 114 रफाल को भी खरीदने वाले जो कि मिट्योर मिसाइल को कैरी करने वाले हैं। मतलब अगर हमें मिट्योर मिसाइल ही चाहिए तो उसके लिए रफाल हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तेजस मार्क 2 का रोल एक बैकबोन फाइटर के रूप में होने वाला है, जिससे लार्ज नंबर में इंडेट किया जाएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंस और स्केलेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वजह से लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि रफाल को मिट्योर प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और तेजस मार्क 2 को अस्त्र बेस्ड इंडिजिनस इकोसिस्टम के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो एक्सपर्ट्स ये तर्क दे रहे हैं कि तेजस मार्क 2 में भी मिट्योर मिसाइल इंटीग्रेट करने से रफाल और तेजस मार्क 2 एक कॉमन मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इंटरप्रोबेबिलिटी बेहतर होगा, मेंटेनेंस आसान होगा और ओवरऑल कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि पहले तो मिट्योर मिसाइल अस्त्र मिसाइल के मुकाबले 3 गुना महंगा पड़ने वाला है। अगर हम इसको इतनी बड़ी नंबर में इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी ये सेम अमाउंट की अस्त्र मिसाइल के मुकाबले इनका कॉस्ट हमें ज्यादा पड़ने वाला है। इससे अच्छा ऑप्शन ये कि अभी से हम रफाल में भी अस्त्र मिसाइल को इस्तेमाल करने पर फोकस करें। ऐसा करने से भी रफाल और तेजस मार्क 2 एक कॉमन मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक्चुअल में मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने वाला है, और ये एक लॉजिकल और लॉन्ग टर्म अप्रोच होने वाला है। इसके अलावा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी एक मेजर फैक्टर बनने वाला है कि अगर तेजस मार्क 2 फ्यूचर में एक्सपोर्ट किया जाता है और उसमें मिट्योर इंटीग्रेटेड होता है तो हर डील के लिए यूरोपियन अप्रूवल की जरूरत पड़ने वाली है। जबकि अस्त्र के केस में भारत के पास फुल कंट्रोल होगा और वो फ्रेंडली कंट्री को बिना रेस्ट्रिक्शन के इसको ऑफर कर सकते हैं, और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन के लिए भी मेजर एडवांटेज बन सकता है। कुल मिलाकर अगर पूरी एनालिसिस को देखा जाए तो मिट्योर मिसाइल एक कैपेबल मिसाइल जरूर है, लेकिन एक महंगा और रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, जो कि तेजस मार्क 2 के कॉन्टेक्स्ट में एक सब ऑप्टिमल चॉइस बन सकता है, क्योंकि ये भारत को एक और फॉरेन डिपेंडेंसी में पुश करने वाला है। जबकि अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे इंडिजिनस सोल्यूशन पहले ही उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां वो मिट्योर मिसाइल को मैच और इवन सरपास कर सकते हैं। इसीलिए अगर भारत को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एयर पावर को डेवलप करना है तो फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए कि इंडिजिनस इकोसिस्टम को ही प्रायोरिटाइज किया जाए और अस्त्र मार्क 3 जैसे प्रोग्राम को एक्सीलरेट किया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि क्या भारत को मिट्योर जैसे फॉरेन सिस्टम पर डिपेंड रहना चाहिए या अस्त्र मार्क 3 जैसे इंडिजिनस फ्यूचर पर बेट लगानी चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।